अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ के ऑफिस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हजरात तशरीफ़ लाए, उनमें डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी साहब स्पोक्समैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मौलाना शाह फजलुल रहीम मुजद्ददी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना अबू तालिब साहब जो हैं रहमानी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, और मोहम्मद नाजमुद्दीन साहब स्टेट प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, दीगर पॉलिटिकल मुस्लिम लोग और जितनी तंजीमें, शिया हज़रात, दरगाह, खानकाह, सब गोया के 30 करोड़ मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस भी लड़ा और दीगर औकाफ के मामले भी पेश है। हर जगह पेश रहती है जमात। ये एक अम्ब्रेला है डिफरेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की और मुसलमानों की वॉइस रेज करती है। जो क्रिमिनल विष्णु गुप्ता ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे केस किया है, यहाँ मंदिर है जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो उस सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए। और इन्होंने, चूंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वो है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को प्रमोट करती है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को। और उसके साथ साथ मोर ओवर बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा इस्लामिक मरकज है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम दाई हैं, मुबल्लिग हैं इस्लाम के, आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल हैं। आपके तवस्सुल से, ख्वाजगान चिश्त के तवस्सुल से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है। तो ये इस्लाम का भी मरकज है और ये आइडिया ऑफ इंडिया का प्रमोट करता है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और फैजियाब होते हैं। बाकी आपसे ये देखिए, हिंदुल वली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बहुत ही अहम एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद शाह फजलुर रहीम मुजद्ददी साहब और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब की क़यादत में खुद्दाम ख्वाजगान जो यहाँ की बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन है, मोतबर तंजीम है, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए। हमारी हाज़री बाइस सादत है। यहाँ दुनिया के तमाम लोग आते जाते रहते हैं और आने जाने में वो खुशी महसूस करते हैं। ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह शरीफ ज़रूर अजमेर में है, मगर ये बात कह लेनी चाहिए हमें कि ये दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले धड़कते हुए दिलों में मौजूद है। हमें बहुत अफसोस है कि बदनसीबी और हमारी बदकिस्मती ये कि 47 में इस मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2024 में कुछ लोग दिलों का बंटवारा कर रहे हैं। ये दिलों का बंटवारा असल में ये जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत के विकास और भारत की ताकतों के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ की एकता बिल्कुल टूट जाए ताकि ये मुल्क आगे न बढ़ सके। ऐसी सोच किसी देशभक्त का तो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ विदेशी ताकतों के छुपी हुई औलादों का जरूर हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है? जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि हमारी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि हम अपने मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक अपनी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ चले जाएं। एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई जब दोनों की औलादें बाहर होती हैं तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक घरों में वापस आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त चल पड़ी हैं और उन ताकतों को चलाया गया है, उन ताकतों को सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 2019 से लेकर 2021 के दरमियान भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। वो बेटियां हैं, किसी की भी हो, वो छोटे की हो या बड़े की हो, मालदार की हो या गरीब की हो, हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की, वो बेटियां हैं। वो 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। देश में कहीं क्रांति ना आ जाए, देश के माँ बाप अपने दामनों को फैलाकर अपनी बेटियों की तलाश के लिए हुकूमत को मजबूर न कर दें। इसलिए देश के कुछ लोग हमें डाइल्यूट कर बेटियों को तलाशने के बजाय
जमीनें खोदने का मशवरा दे रहे हैं। ये देश उन लोगों का नहीं है जो आए और चले गए, राजा भी आए महाराजा भी आए। ये देश राजा महाराजाओं का न कभी था, न है, न रहेगा। ये देश सूफियों का है, संतों का है, प्यार करने वालों का है, माया करुणा दया करने वालों का है, क्षमा करने वालों का है। और इसमें कोई एक कम्युनिटी, कोई एक समाज को यह सेहरा हासिल नहीं होता है। मैं ये बात आज इस मुबारक सरजमीन से कह देना चाहता हूं कि हम अपने देश के हिंदू भाइयों के एहसानात को कभी भूल नहीं सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के ताल्लुक से जिस तरह की बातें कही गई है, करोड़ों लोगों को दिलों में तकलीफ पहुंची है। उसमें से मैं भी शामिल हूं, छोटा सा। सबको तकलीफ पहुंची, और तकलीफ क्यों ना पहुंचे? कोई अपने पुरखों को, अपने बड़ों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है? दो साहब अदालत गए कि हमारी अदालतें जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा होश रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा नॉलेज रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा दानिशमंदी रखती हैं। माफ कीजिएगा, अगर अदालतें इसी तरह से चलती रहीं तो आने वाली नस्लें अदालतों पर कितना भरोसा करेगी? ये देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है? कहीं इंसाफ का मजाक तो नहीं हो रहा है? बस इन्हीं अपने दिल की बेचैनियों को, दिल के जख्मों को, दिल के दर्द को बयां करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली अलैहि रहमा के तवस्सुत से हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो जुल्म चाहे मुसलमान पर हो या किसी हिंदू भाई पर हो। पैसिफिक एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को लेकर नहीं, हम देश के साथ हैं, देश की अखंडता के साथ है, देश की एकता के साथ है। अगर इस एकता को कोई तोड़ेगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला बोर्ड का आपने परिचय करा दिया है। मैं ये बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जैसा कि आपने कहा। ये 1972 में कायम हुई थी और अब तक के ये पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ से जितने रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब पर मुसलमानों का पक्ष रखती है, चाहे हुकूमत के सामने रखना हो, चाहे कोर्ट के सामने रखना हो, चाहे समाज के अंदर सामाजिक इश्यूज़ के ऊपर कोई आंदोलन चलाना हो, तो इसमें मुस्लिम फैसला बोर्ड की एक बड़ी भूमिका होती है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये इस वक्त में जो सिलसिला चल पड़ा है मुल्क के अंदर के मस्जिदों पर क्लेम किए जाने लगे हैं कि यहाँ मंदिर था और फला था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अजमेर की दरगाह शरीफ तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक आ गया। तो हमें तशवीश हुई कि हमें चल कर एक तो ये कि हमें मौलाना से और दरगाह के जितने सज्जादगान हैं, मुंतज़मीन हैं, उनसे सॉलिडारिटी भी शो करनी कि हम आपके साथ हैं, और जी खुदाम हज़रात से भी हमें सॉलिडारिटी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ मॉरली नहीं, अखलाक़ी नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगली भी हम हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो लीगल कमेटी है वो इस मामले में अपना ताउन पेश करें, जैसा कि हम लोग और मामलात में कर रहे हैं। खुद वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज कर रखा है उस मसले को कि भाई इसको इंटरप्रेट किया जाए, और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जिस तरह से वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के क्लेम हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो मैं चाहता हूँ पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस पर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात भी करेंगे, सवाल के जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिद साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के। कॉलर माइक लगा देना सर। हाँ ठीक है, लगा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ जी। अच्छा सवाल तो देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था तो उस ज़माने में हमारी देश की संसद में एक बिल पास हुआ था जिसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 कहा जाता है। ये जब पास हुआ था तो सबकी सहमति से पास हुआ था। इसमें कांग्रेस भी थी, इसमें बीजेपी भी थी, इसमें और अन्य पार्टियां थी, सबकी सहमति से पास हुआ था कि बाबरी मस्जिद का इशू अब आखिरी इशू होना चाहिए। इसके बाद कोई नया डिस्प्यूट, कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी पोजीशन जो 15 अगस्त 1947 को थी वो अला हाले ही जैसी की तैसी बाकी रहेगी, कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ 9 नवंबर 2019 को
सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो जजमेंट दिया था उसमें 19 पेज इसी एक्ट पर बात की थी और ये कहा था कि इस एक्ट की मौजूदगी में, इस एक्ट के होते हुए अब कोई नया डिस्प्यूट को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए और कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की शाही ईदगाह, फिर भोज यानी आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की एक मस्जिद, उसके बाद फिर संभल की अभी रिसेंटली जामा मस्जिद, उसके बाद अभी रिसेंटली जो है जौनपुर की मस्जिद और फिर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक क्लेम किया जा रहा है। और हमें अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि ये क्लेम अदालतें इस कानून के बावजूद एंटरटेन कर रही हैं और अदालतें एंटरटेन कर रही है तो ये जब ये कानून मौजूद है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस कानून को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिकाएं अगर इस तरह के पिटिशंस को एंटरटेन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। इसलिए कि ये हमारी संसद का पारित कानून है और जब तक ये कानून मौजूद है कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक पिछली बार जब ये ज्ञानवापी मस्जिद का इशू खड़ा हुआ था तो एक वर्बल इंटरप्रिटेशन के बुनियाद पर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने दिया था, इस तरह कहा जाने लगा कि भाई सर्वे करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद का, उसमें 19 पेज पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सहमति के साथ एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट ये है कि अब इस कानून के होते हुए 1991 के कानून के होते हुए कोई नया डिस्प्यूट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि जो चीज लिखित रूप में मौजूद है वही स्पष्ट तौर पे मौजूद है, इसलिए अदालतों को के लिए वो नजीर है। अदालतों को उस कानून को अब कोई चैलेंज करने वाली बात को नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्गों ने भी बात ये कही है कि अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सिर्फ दरगाह तक, मस्जिद तक महदूद नहीं रहेगा। कल को फिर बुद्धिस्ट खड़े होंगे और वो क्लेम करेंगे और क्लेम करना शुरू कर दिया है उनका कि हमारी बहुत सारे बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए गए। फिर कल जैन खड़े होंगे और जैन, एक गुजरात के जैनिस्ट ने कह दिया है ये बात, जैनिस्ट खड़े होंगे और ये दावा करेंगे कि हमारे बहुत सारे जैन मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाए गए। तो क्या अब इस देश में खुदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्या अब हम लोग जो है पास को खोदेंगे, माजी को खोदेंगे, अपने पास को खुदाई करके देखने की कोशिश करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला शुरू हुआ तो इससे समाज के अंदर बड़ा इंतशार पैदा होगा, लॉलेसनेस पैदा होगी, अनार्की पैदा हो जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जैसा कि हमने भी देखा है संभल के अंदर। यहाँ अजमेर के सिलसिले में अजमेर का जगह बहुत सेंसिटिव है, जैसा कि अभी मौलाना कह रहे थे अबू तालिब रहमानी साहब कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए अकीदत का मरकज है। तो जाहिर बात है कि आप सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं से नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं बल्कि सब लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की सरकार की है, क्योंकि सरकार को ही अपने कानून को डिफेंड करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जहाँ पर यहाँ अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि जब उर्स शुरू होने वाला है तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर आने वाली है और प्रधानमंत्री को और यहाँ की सरकार को इस मुकदमे में अपना पक्ष भी रखना है। हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार चादर भी भेजती है और क्या पक्ष रखती है, ये भी देखा जाएगा। ये देश देखेगा कि सरदार के 2 रूप है या एक ही रूप है। तो हम समझते हैं कि सरकार को भी अपना पक्ष बहुत क्लियर कट तरीके से वादे करना चाहिए और ये जो सिलसिला हमारे यहाँ के कुछ ऐसे अशांति को फैलाने वाले तत्वों ने शुरू कर रखा है, इस सिलसिले पर रोक लगनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपसे कोई सवाल जी 2019 में जो फैसला जैसे चंद्रू ने दिया था उसमें ये जानबूझकर इस तरीके का लूप पॉइंट रखा गया कि आज सर्वे के नाम पर किसी भी कोई भी जो है ऐसा प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर केस दायर करिए और अदालतें उसको एंटरटेन कर रही है जिस इस बिना पे कि सर्वे तो हो रहा है। देखिए 2019 से में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो अभी ज्ञानवापी का इशू जब गया था
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब हम लोगों ने चैलेंज किया गया था हमारे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक वर्बल ऑब्जर्वेशन दिया है, वो लिखित रूप में नहीं है। वर्बल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद से पहले क्या था, तो इससे कानून में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि वही वजह है खास इस तरीके की चीजें होनी? ये वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे बताया ना कि लिखित रूप में कानून मौजूद है। 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद पर, उस जजमेंट में बहुत ही 19 पेज पर, छोटे बड़े पेज पे नहीं, 19 पेज पे इस कानून को एक्सप्लेन किया गया था, और तो स्पष्ट तौर पर बात कही गई थी कि इस कानून